दुनिया की कोई भी जंग अपने नतीजे से पहचानी जाती है। उसमें यह नहीं देखा जाता कि कौन सा देश या कौन सा पक्ष कितना ताकतवर था जंग से पहले। आखिर में जीत किसकी होती है यह मायने रखता है। आपको इतिहास में दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे जब जंग बिना किसी नतीजे के खत्म हुई तो दोनों या तीनों या चारों जितनी भी पार्टियां थी सब ने ही कह दिया कि हम फर्स्ट, हम जीते। जैसे 1953 में कोरियन वॉर खत्म हुई, साउथ कोरिया ने क्या कहा कि हमने जंग जीत ली तभी कम्युनिज्म रुका। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हमने अमेरिका के विस्तारवाद को रोक दिया, तो चित भी जीत गया, पट भी जीत गया। इराक ईरान वॉर 8 साल तक चली थी। ईरान ने कहा हमने सद्दाम को घुटनों पर ला दिया और इराक ने कहा कि हमने ईरान को तबाह कर दिया। सद्दाम ने जो ईरानी सोल्जर्स थे उनके हथियारों को गला के 2 तलवारें बगदाद में बनवा दी थी। हुआ इनमें से कुछ भी नहीं था, जीता कोई भी नहीं था। लेकिन आज आप पूछेंगे तो दोनों ही पार्टीज, इराक भी ईरान भी कहते हैं कि हम जीते थे। ईरान में जो अभी जंग चल रही है उसका नतीजा क्या होगा हम नहीं जानते, भविष्य में है। लेकिन इतना तय है कि ये जंग जब भी खत्म होगी दोनों पार्टीज उछल उछल कर जीत का जश्न मनाएंगी। ईरान जानता है अमेरिका और इजराइल से सीधी लड़ाई जीतना संभव नहीं है, तो उसने लड़ाई का टाइम, स्पेस और डायमेंशन तीनों अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की है। जब से इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान लगातार मिसाइल्स और बम बनाने में लगा हुआ था और बार बार अमेरिका का नाम लेता था, तब कहा जाता था कि इस्लामिक रिजीम पैरानोइया से ग्रस्त है, खतरे को इमेजिन करता है। 12 डे वॉर के वक्त जब तेहरान के आसमान पर इजरायली जेट नजर आ रहे थे और ईरानी एयर डिफेंस असहाय उन्हें ताकता था, तब भी यही कहा गया कि इस्लामिक रिजीम ने प्रतिबंधों के बीच जो पैसा बचा भी उससे बम मिसाइल में बनाकर उसमें खर्चा करके गलती ही की। लेकिन अब राय बदल रही है। 1 महीना 2 दिन हो गया लेकिन ईरान ने मैदान नहीं छोड़ा है। वो इस बात में राहत खोज रहा है कि जो अमेरिका रिजीम चेंज का मंसूबा लेकर लड़ाई में कूदा था इजराइल के साथ, उसी के विदेश मंत्री अब चैनलों पर जा कर कह रहे हैं और उसे स्टेट डिपार्टमेंट सोशल मीडिया पर भी डाल रहा है यूएस का, कि ईरान में अमेरिका का मकसद बस उनकी मिसाइल फैक्ट्रीज तबाह करना और नेवी और एयरफोर्स को बर्बाद करना है। ईरान इसी को रेखांकित करके कह रहा है कि अब तो अमेरिका ही अपने मकसद से पीछे हट रहा है, लिख नहीं रहे रिजीम चेंज। क्या हुआ, सुप्रीम लीडर का कत्ल हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का कत्ल हो गया, आईआरजीसी के अफसरों का कत्ल हो गया, लेकिन इनके दफ्तर काम करते हैं, इनकी कुर्सियों पर नई नियुक्तियां हो चुकी हैं। यह कहा जा रहा था कि मुश्तबा की स्थिति में है कोई जानता नहीं, अब उनके हवाले से इराक को शुक्रिया कहा गया है क्योंकि वहां ईरान समर्थक लड़ाई में शरीक हो गए हैं। हूती जो अब तक वेट एंड वॉच की स्थिति में थे वो भी लड़ाई में शामिल हो गए हैं। हिजबुल्लाह तो लड़ ही रहा है, ईरान के लिए यही उसकी जीत है। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ईरान को पूरी लीडरशिप साफ होने के बाद, हज़ारों लोगों के मारे जाने के बाद और खरबों का इंफ्रा तबाह होने के बाद भी जीत के ऐलान के लिए एंगल मिल गया है एक, ट्रंप उतने भाग्यशाली नहीं रहे हैं, उनको अपना लक्ष्य बदलना पड़ा है और अब उन्हें ऐसा कुछ करके दिखा देना है जिसके बाद वो कह सके कि मेरा हो गया, अब मैं घर जा रहा हूं, जैसे उनके पूर्वज वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान से लौटे थे। तो ट्रंप को चाहिए एक अदद मिरेकल, लेकिन इस मामले में, इस चमत्कार के मामले में उन्होंने बहुत ही प्रिडिक्टेबल कदम उठाया है। इतना प्रिडिक्टेबल कि छोड़िए एक्सियोस या जो अमेरिका में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो रहा है, 7 समंदर पार बैठे एनालिस्ट 3 हफ्ते पहले बता रहे थे कि ट्रंप क्या करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन शुरुआत से लिख रहे हैं कि यह लड़ाई तेल को लेकर है। आज 30 मार्च है, 11 मार्च को संदीप उन्नीथन ने बता दिया था कि ट्रंप खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे ताकि वो ईवो जीमा टाइप एक तस्वीर खिंचाकर लड़ाई खत्म कर दें और ऐलान फतेह कर दें। ये बात अब सच हो रही है। ट्रंप ने कह दिया है, माई फेवरेट थिंग इज टू टेक ऑयल इन ईरान, माने मैं तो ईरान से तेल लूंगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका खर्ग को कब्जाने के बारे में सोच रहा है। राजदूत के नियमित दर्शक जानते ही हैं कि अमेरिकी मरीन्स फारस की खाड़ी पहुंच चुके हैं। ईरान के अखबार लिख रहे हैं, आइए वी आर वेटिंग फॉर यू। ट्रंप को उम्मीद थी कि वो चिकने चुपड़े पोस्ट डालेंगे और मरीन भी भेजते रहेंगे, अंत में ईरान प्रेशर में आके सौदा करेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो पहले ट्रंप ने मोहलत 5 दिन से 10 दिन की, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो 30 मार्च 2026 यानी आज की शाम 4:56 पर ट्रंप ने एक और पोस्ट किया। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि ईरान में एक न्यू मोर रीजनेबल रिजीम से सीरियस डिस्कशन हो रहा है ताकि मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईरान को एंड किया जा सके। ग्रेट प्रोग्रेस हो चुकी है लेकिन जल्दी डील नहीं हुई, हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान के बिजली घर, तेल कुएं और खर्ग आइलैंड और सारे डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स पर बम मारकर हम निकल लेंगे।
ट्रंप ने एक बार फिर इसका मतलब सुर बदला है। क्यों और इससे क्या हासिल होगा, कुछ होगा भी कि नहीं, इसी पर बात होगी आज के एपिसोड में। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। ट्रंप का सुर क्यों बदला और अब वो क्या करके मानेंगे, इस पर तो हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज शुरुआत करते हैं एक नए पर्सपेक्टिव से। इस सवाल को एक नई नज़र से अब देखा जा रहा है कि ये जंग शुरू क्यों हुई होगी। ये तो लगातार कहा जा रहा था कि ट्रंप ने जंग अपनी मर्जी से ही शुरू नहीं की, उन्होंने नेतन्याहू और अमेरिका की इजरायली लॉबी के दबाव में से शुरू किया। लेकिन इस बात को लेकर भी कई लोग कन्विंस नहीं थे। उनका तर्क था कि माना कि ट्रंप लोगों की बातों में आते हैं, लेकिन इस चरम तक कैसे हो सकता है। तो अब इस बात को एक संदर्भ मिला है। क्या संदर्भ? आदमी एक काम अपनी मर्जी से करता है, एक काम दूसरे की मर्जी से करता है, लेकिन जब दूसरे की मर्जी में उसे अपनी मर्जी नजर आने लगती है तो उसका एक्साइटमेंट अलग लेवल पर चला जाता है। सोशल मीडिया पर ट्रंप का एक पुराना वीडियो चल रहा है, कॉपीराइट का अगर नहीं चक्कर होता तो हम यहां दिखाते, डिस्क्राइब कर देते हैं। 1987 का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें ट्रंप ईरान पर हमले की बात कह रहे हैं। सोचिए 1987, ये भी बोल रहे हैं कि हमें ईरान पर हमला करके उनके ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा करना चाहिए। जब इंटरव्यू कर रही महिला पत्रकार उनसे पूछती हैं कि आप ये करेंगे कैसे, क्या सीधा हमला होगा, इस पर ट्रंप कहते हैं हाँ हमला होगा। मिडल ईस्ट में एक जंग छिड़ेगी और अमेरिका को न केवल ईरान के ऑयल रिजर्व पर कब्जा करना है बल्कि उस कब्जे को बनाकर भी रखना है ताकि उससे वसूली किया जा सके, उस नुकसान की वसूली जो ईरान ने अमेरिका का किया। किस तरह के नुकसान की भरपाई की बात ट्रंप उस वीडियो में कर रहे थे वो पता नहीं चल पाया, लेकिन एक तुक्का लगा सकते हैं। 14 अप्रैल 1988 को अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स फारस की खाड़ी में एक ईरानी माइन से टकरा गया। नुकसान हुआ उससे, जहाज डूबा नहीं। अमेरिका ने इसका जिम्मेदार ईरान को माना। इसके जवाब में अमेरिका ने तुरंत बड़ा सैनिक ऑपरेशन लॉन्च किया। अमेरिका ने ईरान के 2 ऑयल प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया। ईरान ने भी जवाब में अपने जहाज भेजे, लेकिन ये लड़ाई अंततः टल ही गई थी। फिर 3 जुलाई 1988 को अमेरिकी नेवी के जहाज यूएसएस विंसेंस ने ईरान के एक सिविलियन पैसेंजर जेट को मार गिराया था। मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला केस था। इसमें क्रू समेत 290 लोगों की जान चली गई थी। यूएस ने माफी नहीं मांगी थी। तो 1988 जो था दोनों देशों के बीच तनाव का ही साल था। लेकिन जैसा हमने पहले बताया, ये वीडियो तो 1987 का बताया जा रहा है, या कम से कम इतनी ही खबर है। एक साल पहले का है। फिर ट्रंप किस नुकसान की बात कर रहे होंगे? 1983 में, यानी इस वीडियो का अगर ये 1987 का वीडियो है तो इससे 4 साल पहले बेरूत में अमेरिकी सैनिकों को मारा गया था। तब इसका इल्जाम लगा था हिजबुल्लाह पर। यहां हमने एक रेफरेंस खोजकर आपको बताने की कोशिश की, रादर 2 रेफरेंसेस, बेरूत वाला भी और जो फारस की खाड़ी में हुआ था 88 में वो भी। लेकिन ट्रंप के दिमाग में क्या यही बातें थी? दावे से हम नहीं बता सकते, क्योंकि ट्रंप भी पीक डिटेलिंग वाले आदमी हैं। कहां की बात वो कहां जोड़ेंगे आपको मालूम नहीं चलता है। लेकिन इस वीडियो से इतना तो मालूम चलता है कि ट्रंप के दिल में ईरान पर चढ़ाई का विचार हमेशा से था। अब जब वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो जैसा पैसा आने पर आदमी बचपन के सपने पूरे करने की कोशिश करता है, गैर जरूरी चीजें भी खरीदता है कि बचपन में नहीं ले पाया अब खरीदूंगा, पैसा है, वैसे ही ट्रंप भी ट्राई कर रहे हैं क्योंकि अब पावर है। हम एक बार फिर कह दें, दावे से बताना मुश्किल है। जो बात हम दावे से आपको बता सकते हैं वो ये है, हम आपको बता सकते हैं कि अमेरिका में आम लोग ट्रंप के इस फैसले से उतने खुश नहीं हैं। 29 मार्च को अमेरिका के न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन, सैन फ्रांसिस्को यानी ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट दोनों तरफ बड़े शहरों में नो किंग्स प्रोटेस्ट हुए। लाखों लोग सड़कों पर उतरे और बोले कि अमेरिका में कोई राजा नहीं है जो अपने मन की करता फिरे। प्रदर्शनकारियों का सवाल ये भी था कि ट्रंप ने चुनाव में जो वादे किए थे वो क्यों वो निभा नहीं रहे हैं, कि मैं घर पे ध्यान दूंगा, बाहर के पचड़ों में नहीं पड़ूंगा। तो क्या ट्रंप दूसरे देशों के पचड़े में उलझ गए हैं जिसमें अमेरिका को खरबों का नुकसान भी हो रहा है, उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं। अगर मरीन वाकई फारस की खाड़ी में लड़ते हैं तो और जाने जाएंगे। नवंबर में मानी 7 महीने बाद अभी से ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस फेस करने हैं, और अगर अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन इसी तरह उनके खिलाफ रही तो चुनाव मुश्किल हो जाएगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका में ट्रंप का समर्थन खत्म हो गया या नवंबर का चुनाव वो आज हार गए हैं, लेकिन ये साफ है कि ट्रंप ये जरूर चाहेंगे कि चुनाव से जितना पहले हो सके सब कुछ ठीक हो जाए। यही वजह है कि ट्रंप जिस ट्रूथ सोशल पोस्ट में धमकी दे रहे हैं कि ईरान के पानी की सप्लाई पर बम मारेंगे, जो कि बाय द वे एक युद्ध अपराध होगा अगर ईरान ऐसा करे, अमेरिका और इजराइल करेंगे तो युद्ध अपराध नहीं होगा। तो इस पोस्ट में डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स को उड़ा देने वाले पोस्ट में ट्रंप ये भी लिख रहे हैं, वी विल कंक्लूड आवर लवली स्टे,
यानी ट्रंप लौटने की बात कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो भी वो करेंगे वो इस्लामिक रिजीम के 47 साल लंबे रीन ऑफ टेरर का बदला होगा। मतलब ट्रंप का गेम ये है कि धमाका करो और फिर कह दो कि हमने 47 साल का बदला एक झटके में ले लिया। ये बताता है कि ट्रंप को जंग खत्म करने की कितनी जल्दी है, क्योंकि जिस स्पीड से मरीन फारस की खाड़ी पहुंच रहे हैं उसी स्पीड से नवंबर के चुनाव भी पास आ रहे हैं। फिर ट्रंप की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। बीबी के अलावा कोई साथ आ नहीं रहा है। आज ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप से पूछेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। कारण जाने बिना ऑस्ट्रेलिया हाथ नहीं जलाना चाहता। यही काम नेटो ने भी ट्रंप के साथ किया है। सीधे मना करने की हिम्मत उनमें नहीं है, लेकिन वो भी फिगर आउट ही कर रहे हैं कि ट्रंप करना क्या चाहते हैं। तो एक तरफ ट्रंप की टीम में कोई आ नहीं रहा और दूसरी तरफ ईरान की टीम में उस खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है जिसका ईरान को इंतजार था। 29 मार्च को यमन की हूती सरकार जंग में शरीक हो गई। उसने इजरायल पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। राजदूत के नियमित दर्शक जानते हैं कि यमन में 2 सरकारें हैं। एक वो जो सऊदी ने बिठाई है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है, और एक हूती विद्रोहियों की सरकार भी है जिनके पास यमन की राजधानी सना है। 29 मार्च को इस सरकार के प्रवक्ता याह्या सरी ने जंग में आधिकारिक तौर पर शामिल होने की घोषणा की। ये भी बताया कि उन्होंने इजरायल पर क्रूज मिसाइल से हमला किया है और आने वाले दिनों में हमले जारी रहेंगे। असली कहानी जो है इन मिसाइल से बहुत बड़ी है, क्योंकि हूतियों के पास एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। बाबल मंदब, आंसुओं का दरवाजा। ये दुनिया का सबसे अहम ट्रेड रूट है। लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यूरोप से एशिया का वही शॉर्टकट है जिस पर सुएज कनाल है इजिप्ट में। इस रास्ते से दुनिया की 10 से 12% एनर्जी गुजरती है। यूरोप एशिया के बीच का ऑलमोस्ट पूरा कंटेनर ट्रैफिक यहाँ से जाता है। चीन की फैक्ट्रियों की जिस सस्ते माल की आदत यूरोप को लगी है, यहीं से जाता है। ये रास्ता प्रभावित हुआ तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित होगी। एनर्जी क्राइसिस दोगुना होगा और चीन यूरोप से कटा तो तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं मार्केट्स का क्या होगा। सीन ये है कि हूतियों के पास यमन की सेना के वॉर रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा है। इन्हीं के दम पर उन्होंने गजा पर इजरायली हमले के दौरान बाबल मंदब में इंटरनेशनल शिपिंग को टारगेट किया था। तब रास्ता पूरी तरह बंद बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन ढेर सारा ट्रैफिक अफ्रीका घूमकर जा रहा था। माने ज्यादा लागत, इंश्योरेंस की भी, फ्यूल की भी, और टाइम इज मनी वाला लॉजिक तो है ही, डिलीवरी आपकी लेट होगी। बाबल मंदब में ब्लॉकेट कैसा होगा? हफ्ते भर में एक जहाज पर एक मिसाइल दागनी है हूतियों को, या समंदर में माइन बिछानी है, ड्रोन से अटैक करना है। इतना काफी होगा पूरी शिपिंग को पैरालाइज करने के लिए, क्योंकि एक के साथ होगा तो कोई दूसरी कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहेगी, और जैसे ही शिपिंग अफेक्ट होगी वैश्विक व्यापार की एक बड़ी नस पे प्रेशर पड़ जाएगा। क्या हूती इतने ताकतवर हैं? जवाब है हाँ। पिछले कुछ सालों में उन्होंने सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों पर लंबी दूरी के ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए हैं। रेड सी में 2024 में उन्होंने कई कमर्शियल जहाज़ों को टारगेट किया था। इसका मतलब है कि उनकी मारक क्षमता यमन से बाहर तक जाती है। उनके पास एंटी शिप मिसाइल्स, ड्रोन और समुद्री माइन हैं। इस तरह के चोक पॉइंट्स को अस्थिर करने के लिए काफ़ी हैं। 2025 में गजा वॉर के विरोध में हूतियों ने इस रास्ते से जाने वाले जहाज़ों पर बमबारी की थी। जब 1-2 बम अमेरिका के जहाज़ों पर गिरे तो ट्रंप ने यमन में ज़बरदस्त बमबारी की थी। हूतियों के कई अड्डों को निशाना बनाया था। ये ट्रंप 2.0 का पहला विदेशी हमला था। उसके कुछ दिन बाद इजरायल ने भी यमन में एक ऑपरेशन किया था। कई हूती लीडर्स को मारा था जो हूती सरकार के थे। प्रधानमंत्री की भी मौत हुई थी। इन दोनों हमलों के बाद भी हूती टिके रहे। आज जंग में शामिल होने का ऐलान किया। ऑब्वियसली उनकी पार्ट डिग्रेड तो हुई है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया, उन्हें बाबल मंदब को पूरी तरह से चोक करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें किसी एक शिप को एक बार टारगेट करके बताना है, बाकी ऐसे ही ठंडे हो जाएंगे। हूतियों ने अभी बाबल मंदब को बंद नहीं किया है। वैसे क्यों? इसका जवाब बहुत सिंपल है। जैसे ईरान के लिए तुरुप का पत्ता हॉर्मूज है, वैसे ही हूतियों के लिए बाबल मंदब है, और तुरुप का पत्ता ऐसे ही नहीं चला जाता है। अगर ट्रंप वाकई हॉर्मूज के आइलैंड्स पर खून बहाने का रिस्क लेंगे और अगर वो खर्क किशम पर कब्जा ही कर लेंगे, तब एक बार्गेनिंग चिप की जरूरत ईरान को पड़ेगी, वरना ईरान को बिना किसी रिजल्ट पीछे हटना पड़ेगा। ईरान और हूती जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा बाबल मंदब को एक तरह की धमकी या हिंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। ब्लॉकेज उनका लास्ट ऑप्शन होगा। लौटते हैं ट्रंप की जल्दबाजी पर। हमने बताया कि ट्रंप अकेले हैं, मतलब अपने बीबी के साथ अकेले हैं, लेकिन ईरान की टीम में खिलाड़ी जुड़ रहे हैं। हूतियों की बात हमने कर ली। अब नजर आ रहा है कि जिस हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर इजरायल जब तब लेबनान की राजधानी बेरूत में बम मार देता है, वहां हिजबुल्लाह खत्म ही नहीं हुआ और अब इजरायल ने लेबनान पर फिर से चढ़ाई की है और यहां भी थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर प्लान।
आज इसराइल का जितना नुकसान ईरानी मिसाइल से नहीं हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हिजबुल्ला के रॉकेट से हो रहा है। 27 मार्च को हिजबुल्ला ने सदर्न लेबनान में 29 इजरायली टैंक्स को नष्ट करने का दावा किया। मरकावा टैंक जो है उनका मेन बैटल टैंक। बकौल हिजबुल्ला अब तक उसने इसराइल के दर्जनों सैनिकों को मार दिया है। इसराइल ने इन क्लेम्स को झूठा बताया है, पर सच यह है कि इस जंग में ईरानी हमलों से अगर ज़्यादा नुकसान हिजबुल्ला ने नहीं किया है तो कम भी नहीं किया है। इसराइल परेशान है। अब इसराइल में भी जंग के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं। जिस दिन अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट हुए, उस दिन इसराइल में हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों में हज़ारों लोग जंग के खिलाफ जुड़े। जो वहाँ के वामपंथी नेता हैं, इन प्रदर्शनों में शामिल रहे। हमने अब तक ट्रंप की जल्दी के पीछे 3 तर्क दे दी: हूती, हिजबुल्ला और अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन। लेकिन बात इतनी नहीं है, अमेरिका को बड़ा नुकसान भी हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट ने 28 मार्च को बताया कि पिछले 4 हफ्तों में 850 से अधिक टॉमाहॉक मिसाइल्स दागी गई हैं, जिनमें से हर की कीमत $3.5 मिलियन है। अखबार ने यह लिखा है कि इस खर्चे से पेंटागन के कुछ अधिकारी चिंतित हैं। सिर्फ मिसाइल या इंटरसेप्टर्स की ही दिक्कत नहीं है। कुवैत ने 1 मार्च को गलती से 3 F-15 स्ट्राइक ईगल विमानों को मार गिराया, ब्लू ऑन ब्लू हो गया। 19 मार्च को $82.5 बिलियन का एक F-35 विमान इमरजेंसी लैंडिंग उसने की। IRGC ने टारगेट किया था उसे। $13 बिलियन का जो USS जेरल्ड फोर्ड है, उस कैरियर में 12 मार्च को आग लगी थी, मरम्मत के लिए ग्रीस गया है। फिर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हुआ ही है। सबसे बड़ा नुकसान जान का होता है। अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 27 फरवरी को ईरान ने सऊदी अरब के एयरबेस पर हमला करके दावा किया था कि इस हमले में भी कई सैनिक जख्मी हुए हैं, उनकी हालत गंभीर है। अमेरिकी सैनिक अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल रहे हैं। उन्हें एयरबेस खाली करने की हिदायत मिल रही है, रिमोटली काम करने को कहा जा रहा है। सैनिक कैसे रिमोट में काम करता होगा ट्रम्प जानते होंगे, लेकिन आदेश मिला है। आदेश ये भी है कि आप होटल्स में जाकर रहिए। अब ये जानकारी ईरान के पास है कि अमेरिकी सैनिक जो हैं कौन कौन से होटल्स में हैं। तो ईरान ने कहा कि अगर किसी ने इन अमेरिकी सैनिकों को शरण दी तो होटल्स को भी टारगेट माना जाएगा। अलग से बहरीन और यूएई के होटल मालिकों के लिए अल्टीमेटम जारी ईरान ने किया है। इसके अलावा KC-135 टैंकर्स हैं, हॉकआई जो उनका एवैक्स प्लेटफॉर्म है, उसका भी नुकसान हुआ है। बहुत सारे रडार जो पूरे गल्फ कंट्रीज़ में अमेरिका ने लगाए थे, अरबों खरबों का नुकसान हुआ है। नुकसान ईरान का भी हो रहा है। 4,500 से ज़्यादा लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं। अमेरिका और इसराइल ने अब तक 15,000 से ज़्यादा साइट्स को टारगेट किया है। दर्जनों स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी ईरान में तबाह हुए हैं। हज़ारों घरों का नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिनों में इसराइल ने ईरान की कई इंडस्ट्रीज़ को निशाना बनाया है, ख़ास तौर पर स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ को। तो स्थिति ईरान के लिए भी गंभीर है, लेकिन वहाँ रिजीम के लिए सर्वाइवल का प्रश्न है, तो वो अपने नुकसान से ज़्यादा दुश्मन के नुकसान पर फोकस्ड हैं। ईरान ने पहले ही कहा था कि उसकी फैक्ट्रीज को निशाना बनाया गया तो वो मिडल ईस्ट की इंडस्ट्री पर हमले करेगा, और उसने ऐसा किया भी। 28 मार्च को उसने खाड़ी देशों में मौजूद अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट इशू की, अल्टीमेटम दिया कि हम अटैक करेंगे, जल्दी इलाका खाली करो। फिर उन्हीं जगहों पर अटैक किया भी। सबसे ज़्यादा नुकसान यूएई की एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम का हुआ है। इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा हमले ईरान ने यूएई पर ही किए हैं। शुरुआती 3 हफ्तों में ही ईरान ने यूएई की तरफ 2200 से ज़्यादा मिसाइल दागी हैं। इन लोगों का प्रेशर भी ट्रंप पर है कि लड़ाई जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि सिक्योरिटी गारंटी तो काम नहीं आई यूएस बेस बनाने के बाद। उल्टा दुबई, अबू धाबी और शारजा जैसे शहरों को जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कैपिटल का तमगा मिल गया था, उस पर बट्टा लग रहा है। जैसे ट्रंप ने अभी थ्रेटन किया है, आप ईरान के जवाब को गैस कर सकते हैं। आया नहीं है, लेकिन मोस्टली इसी लाइन पर आएगा कि अगर आप हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे तो GCC के साथ भी होगा। आप हमारे पानी का कारखाना अगर तोड़ेंगे तो हम भी तोड़ेंगे। नुकसान आप मान के चल सकते हैं यूएई और कतर का बहुत होगा अगर ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो ट्रंप के पास प्रेशर बहुत है। 2 बैड चॉइस है। पहली बैड चॉइस है कि ट्रंप ईरान के हार्डलाइनर्स के साथ समझौता करें, क्योंकि टॉप लीडरशिप में सिवाय हार्डलाइनर्स के कोई बचा ही नहीं। बाकी सबको इसराइल ने मार दिया। मॉडरेट समझे जाने वाले जो लोग थे वो भी मारे जा चुके हैं। प्रैग्मेटिस्ट जो थे, लारिजानी जैसे लोग, वो मारे गए हैं। जो बचे हैं हार्डलाइनर्स हैं। पाकिस्तान में बात चल रही है। अगर कोई फ्रेमवर्क सेट होता है तो नतीजा यही कहा जाएगा कि ट्रंप ने ईरान के हार्डलाइनर्स से डील की है, और ऐसा हुआ तो खाड़ी देशों की किस्मत अमेरिका ईरान के हाथों छोड़ेगा। फिर मुजतबा या वैसे हार्डलाइनर्स डिसाइड करेंगे कि खाड़ी देशों के साथ क्या होगा। ट्रंप ने आज फिर कहा कि वो एक नए रिजीम से बात कर रहे हैं। क्या वो मुजतबा से इतर किसी की बात कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं हुआ,
क्योंकि ट्रम्प का सीन वही है, खग ही जाने खग की भाषा, उन्हीं को समझ आता है क्या बोल रहे हैं। दूसरी बैड चॉइस ट्रम्प के पास ग्राउंड इन्वेजन की है, जिसकी बात अमेरिकी मीडिया में खुलकर हो ही रही है। ऐसा हुआ तो अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा, सेना का भी, और ट्रम्प की राजनीति भी कमजोर पड़ेगी। बड़ी संख्या में सैनिकों के हताहत होने का खतरा है, क्योंकि जमीन पर आते ही लड़ाई जो अभी बिल्कुल एसिमेट्री में है, कुछ बराबरी की हो जाएगी, खासकर अगर पहाड़ी इलाकों में होती है या ईरान की कन्वीनियंस वाली जगहों पर होती है, उन आइलैंड्स पर हो जाती है जहां ईरान को रिट्रीट करना पड़े, लेकिन वो मेन लैंड से उसको टारगेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल किशम, एग्जाम्पल खर्ग। कौन सा विकल्प ट्रंप अपनाते हैं, आने वाला समय बताएगा। इसी नोट पर साजिद का लिखा और सर्वेश का रिकॉर्ड के राजदूत कंक्लूड होता है। जाते हुए लेकिन फिर से एक जरूरी सूचना है, 27 मार्च के राजदूत में हमने आपसे वादा किया था कि आज सुबह आपको खबरगांव पे अगर अलिफ लैला नहीं दिखेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आपने आज तक खबरगांव पर काम नहीं देखा। उम्मीद मैं कर रहा हूं कि डेड बॉडी फाइंडर आपकी इस उम्मीद पर खरी उतरी होगी, हमारा ये प्रॉमिस आपको जेन्युइन लगा होगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की नहरों में गुम हो जाने वाले लोगों को समर्पित हमारी ये पेशकश यूट्यूब पर स्ट्रीम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए, दिखाइए, फीडबैक दीजिए। बाकी हम आपको यहीं मिलते रहेंगे और हमसे यहीं मिलने के लिए आपको, अगर आपने कर लिया है तो बधाई, लेकिन आपके जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे सब्सक्राइब करवाना आपका काम है। थैंक यू सो मच।